Hello everyone, this is Poonam Singh and today we are going to continue with the same chapter, that is theory of demand or you can call it as law of demand. ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर से. अंडर दिस चैप्टर आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो एक कॉन्सेप्ट है ये कुछ मिलता जुलता होगा जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने जब एक इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर में भी हम लोगों ने बात की थी रिलेटेड टू द शिफ्ट एंड रोटेशन. रिमेम्बर? सो बजट लाइन यस है ना, यस रिमेम्बर. तो बजट लाइन में हम लोगों ने क्या किया था, शिफ्ट के बारे में बात की थी और रोटेशन के बारे में बात की. तो इसी तरह से हम लोग इसमें भी शिफ्ट और यहाँ रोटेशन नहीं होगा बट यस मूवमेंट होगा. मूवमेंट होने का मतलब हो सकता है कि यहाँ पर या तो फिर वो अपवर्ड मूव कर रहा होगा या फिर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट एज फार एज द डिमांड कर्व इज कंसर्न. तो जो कर्व है, जो डिमांड का कर्व होता है उसमें जो मूवमेंट है वो कितने तरह की हो सकती है, लेट्स सी दैट. तो जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है ऑफ और द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी इसको कहा जाता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, पहला है आपका दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड. एक्सटेंशन नाम से ही क्लियर है कि इसका मतलब वो एक्सटेंड करेगा. ठीक है, और कंट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि वो कंप्रेस हो जाएगा. ठीक, तो अब एक्सटेंशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, लेट्स सी दैट. अगर हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो फैक्टर मेन लिया जाएगा, अब देखो याद होगा हम सभी ने जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे तो इन दैट डिटर्मिनेंट्स वी सॉ कि वहां पर बहुत सारे होते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट्स. लाइक हमारे पास एक था फैक्टर में पी एक्स था, है ना, फिर हमारे पास पी आर भी था, देन वी हैड वाई ऑल्सो, टी एंड पी ऑल्सो. तो बहुत सारे फैक्टर्स थे हमारे पास जिनका हम कह सकते हैं डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है या डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो अपने अपनी तरह से सो एज टू फॉर्म द और शिफ्ट द डिमांड. ठीक है, तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से तो नहीं शिफ्ट होती है. डिमांड तो शिफ्ट हो सकती है आपकी, हो सकता है रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से भी हो सकता है, इनकम की वजह से भी डिमांड में चेंज हो सकता है एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी डिमांड का कर्व शिफ्ट हो सकता है. तो यहाँ पर हम क्या मानकर चलेंगे, तो यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे दैट एज फार एज द डिमांड कर्व इज कंसर्न इन दिस कैटेगरी जो हमारा पी एक्स है. ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करने वाले हैं, पी एक्स को कंसिडर करेंगे. इस केस में हम लोग किसको कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी के फैक्टर्स को यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा. तो आई कैन मेंशन दैट कि जो अदर फैक्टर्स हैं, बाकी के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं होने वाला, चाहे वो पी आर हो, इनकम हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो या बाकी की चीजें हो. तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किस में होने वाला है, प्राइस. तो यानी कि जो भी शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, या हम कह सकते हैं जो भी एक्सटेंशन हो रहा है डिमांड कर्व का, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड कर्व का, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की प्राइस की वजह से हो रहा है. अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, प्राइस घट रही है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द concept. It's written that as far as extension of the demand curve is concerned, तो fall in own price of the commodity. अगर जो कमोडिटी है, मान के चलो कि हम कमोडिटी ले रहे हैं सपोज कॉफी, और कॉफी की अगर खुद की प्राइस कम हो जाए, बाकी फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व नहीं शिफ्ट हो रहा है, तो कॉफी की खुद की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करेंगे. तो इट इज रिटन कि राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. तो डेफिनेटली हम जो क्वांटिटी डिमांड करेंगे वो क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, राइज हो जाएगा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में. ठीक है, सो इसी तरह से अगर फॉल की बात कर रहे हैं, यानी कि प्राइस में अगर फॉल होता है, प्राइस अगर कम हो जाती है तो डेफिनेटली उस केस में हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे एज फार एज द लॉ ऑफ डिमांड सेज. तो प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी कंजम्पशन ज्यादा होगा. देन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के नाम से ही क्लियर है कि कम कंज्यूम करोगे आप, तो राइज किस में होगा, प्राइस में, प्राइस बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड. तो अब क्वांटिटी जो डिमांड करोगे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now let's see this with the help of a schedule as well as the curve. So firstly we are going to see about extension. Extension मतलब ज़्यादा खरीदारी, सिंपल सा वर्ड है, ज़्यादा कंज्यूम करोगे आप तो you will say that it is extension.
So let's see, in case of extension I have px, we have qx also and even the graph. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राइस क्या बता रहा है और हमारी क्वांटिटी उसमें कैसे रिस्पॉन्स कर रही है. तो प्राइस देखो, अगर आप प्राइस को रीड करो तो यू विल सी कि प्राइस इज डिक्रीजिंग ना, प्राइस फॉल कर रहा है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो px है वो फॉल हो रहा है. ठीक है. एंड अगर हम क्वांटिटी को स्टडी करें तो आई कैन सी दैट एज फार एज द क्वांटिटी इज कंसर्न तो qx इज राइजिंग. और ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वैसे भी डिमांड कर्व यही कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा कंज्यूम, व्हाट आई कैन से इज कि अगर हमारे पास ज़्यादा जो प्राइस है अगर वो कम हो रही है तो एक्सटेंशन होगा. हमारा जो व्हाट वी कैन से इट एज की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाएगा. नॉर्मल सी बात है ना, मार्केट में अगर चॉकलेट्स के प्राइस कम हो रहे हैं तो हम ज़्यादा चॉकलेट कंज्यूम करेंगे. मान के चलो सिल्क चॉकलेट, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, अगर सिल्क की चॉकलेट है मार्केट में 2-2 रुपए की मिल रही है तो डेफिनेटली सो मेनी पीपल विल परचेज इट. सो इट इज समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो हम लोग कुछ इसी तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशन का, यहाँ पर हमेशा प्राइस गिरेगी और डिमांड आपकी ज़्यादा होगी तो एक्सटेंशन है कि ज़्यादा खरीदोगे. एक्सटेंशन मतलब ये ज़्यादा कंज्यूम करना. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है. और अब हम लोग क्या देखेंगे कि क्वांटिटी और ये जो प्राइस है इनके वजह से जो ग्राफ बन रहा है उस पर क्या असर आने वाला है. तो इफ यू विल सी, अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इफेक्ट आ रहा है इसका. सो लेट्स सी दैट इफ यू विल सी, तो ये जो y एक्सिस है इट शोज द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर, यू कैन से इट एज द कमोडिटी. ठीक है. और जो हमारा x एक्सिस होगा यानी कि ये जो एक्सिस है इट विल शो द क्वांटिटी. ठीक है. अब जो हम अगर डिमांड कर्व को अगर मेजर करते हैं तो व्हेन द प्राइस वाज 1 रुपीज या 5 रुपीज जो भी है, चलो प्राइस 5 रुपीज का देख लो. पहले जब 5 रुपए था तो कितना कंजम्पशन था, देखो सिर्फ इतना ही कंज्यूम कर पा रहे थे. जब प्राइस गिरकर 1 रुपए हुआ तो क्वांटिटी कंजम्पशन देखो स्ट्रेच होकर के यहाँ तक पहुंच गया. तो इट मीन्स ये जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो एक्सटेंशन के केस में जो कर्व होगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. राइट. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि जब डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है कि आप एक्सटेंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कंजम्पशन. अगर आप देखना चाहो तो देखो ये वो एरिया है जो अब हम कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. और अगर मैं प्रीवियस की एरिया दिखाना चाहूँ तो आई विल शो यू कि प्रीवियस में कितना कंज्यूम कर रही थी, सिर्फ इतना कंज्यूम कर रही थी. और अब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये पूरा एरिया कंज्यूम कर रहे हैं. तो इट मीन्स दैट कि ड्यू टू विच द स्लोप इज गोइंग डाउनवर्ड्स. राइट. सो आई पुट इज क्लियर टू यू. So now let's move on to the next one, that is contraction. अब contraction क्या है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब ज्यादा क्वांटिटी कंजम्पशन. contraction मतलब प्राइस क्या हो जाएगा इस केस में, बढ़ जाएगा. एंड ड्यू टू विच हम जो क्वांटिटी कंजम्पशन है हमारी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब देखो कैसे कम हो रही है. लेट्स सी. इफ यू विल सी द प्राइस, तो प्राइस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. पहले 1 रुपए में 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे हम, और अब क्या हो रहा है, अब हम कितनी यूनिट कंज्यूम कर पा रहे हैं, 5 रुपीज में सिर्फ 1 यूनिट का कंजम्पशन है. देखो सिर्फ 1 यूनिट को कंज्यूम कर पा रहे हो आप. ठीक है. तो इट मीन्स अब आप बताइए कि आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो या कम. डेफिनेटली पहले 5 था अब 1 है. तो इट मीन्स माई कंजम्पशन हैज शिफ्टेड बैक साइड, यानी कि बैकवर्ड एक व्हाट वी कैन से इट एज कि बैकवर्ड शिफ्ट लगा है इसमें. ठीक है. तो अब इस केस में कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्राइस की वजह से ही तो आपका डिमांड या तो बढ़ रहा है या घट रहा है. तो प्राइस यहाँ पे अगर बढ़ गई तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अब इसको हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वी कैन सी कि ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस इज द x एक्सिस. y एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, प्राइस को शो करते हैं, और x एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं क्वांटिटी को. ठीक है. अब इफ यू विल सी कि हम पहले कितना कंज्यूम कर रहे थे, तो पहले जो कंजम्पशन एरियाज थी मेरी, सी द कंजम्पशन एरिया, दिस वाज द प्रीवियस कंजम्पशन एरिया. यानी कि पहले ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, 1 रुपए में 5 ज्यादा है. फिर जब प्राइस बढ़ा तो अब मैं कितना कंज्यूम कर पा रही हूँ, सिर्फ इतना. तो इट मीन्स अब ये कैसे ग्राफ बन रहा है, देखो लाइन तो ये स्ट्रेट ही होगी लेकिन ये ऊपर की साइड जा रहा है. तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग
curve. So DD is a upward sloping curve in case of contraction. So I hope it is clear to you that what we discuss in case of the contraction. तो contraction के केस में क्या होता है कि जब भी हम contraction की बात करते हैं तो contraction में हमेशा जो quantity consumption हमारा होगा वो हमेशा ही कैसा होगा, कम होगा. और जब हम बात करेंगे एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन के केस में क्योंकि प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है तो हम क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थिंग विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होगा कि वो कंप्रेस हो जाएगा. इट मीन्स जब हम कमोडिटी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो हम जो कमोडिटी पहले ज्यादा खरीद पा रहे थे अब हम कैसे खरीदेंगे, अब हम कम खरीद पाएंगे. वाई? बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज. तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन व्हाट विल हैपन, द प्राइस विल राइज, एंड इन केस ऑफ एक्सटेंशन प्राइस विल डिक्रीज. तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, द इम्पैक्ट विल बी इन सच अ वे दैट कि अगर प्राइस में क्या हो रहा है, राइज होता है, तो क्वांटिटी हम कैसे कंज्यूम करते हैं, ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, हम कम कंज्यूम करते हैं. ठीक है. और उसी के जस्ट ऑपोजिट अगर प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी कंजम्पशन कैसा होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा होगा. तो व्हेन द फर्स्ट सिचुएशन वेयर द प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड ड्यू टू विच यू आर कंज्यूमिंग मोर, दैट इज व्हाट द केस ऑफ एक्सटेंशन. तो आपका जो स्लोप होगा वो कैसा जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो. एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन व्हाट विल हैपन, दैट यू विल कंज्यूम इन दिस केस लेस, पहले से भी कम खरीद पाओगे. एज यू कैन सी इन दिस केस कि पहले हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे और अब हम सिर्फ इतना ही एरिया कंज्यूम कर पा रहे हैं. तो ड्यू टू दिस प्राइस राइज, द इम्पैक्ट विच इज कमिंग ऑन द कमोडिटी कंजम्पशन, तो हम क्योंकि ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे और अब कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ड्यू टू विच जो हमारा ग्राफ शिफ्ट होगा वो अब कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा. ठीक है. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हम लोगों ने मूवमेंट तो देख लिया. मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक एक्सटेंशन होगा और दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. शिफ्ट का हम लोग पहले से ही मतलब जानते हैं. शिफ्ट का मतलब ये तो पूरी जो इमेज होती है वो एक साइड से हट करके दूसरी साइड चली जाती है. लाइक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दो फ्रेंड्स हैं, कह रहे हैं साथ साथ में चलते हैं, तो इट इज समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो लेट्स सी कि इस केस में जब शिफ्ट होगा तो शिफ्ट का जो पैटर्न है, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ द शिफ्ट, हाउ शिफ्ट विल टेक प्लेस. सो इन केस ऑफ शिफ्ट ऑल्सो वी हैव टू सिचुएशंस. जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस में देखा है कि इन केस ऑफ मूवमेंट दो तरीके का होता है, एक एक्सटेंशन एक कॉन्ट्रैक्शन. तो उसी तरह से जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये सिचुएशन रिलेवेंट होती है टू द शिफ्ट के कॉन्सेप्ट से. अच्छा, अब एक चीज जो हमारे दिमाग में आ रही है कि जब हम लोगों ने मूवमेंट की बात की थी तो आई टोल्ड यू गाइस कि जो प्राइस है उसके बेसिस पे ही हम बात करेंगे, यानी कि ओन प्राइस, यानी कि पीएक्स के बेसिस पे. रेस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक डिमांड चैप्टर में, वो सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा. अब इस केस में क्या होगा, क्या यहाँ पर भी सेम केस होगा? सो द आंसर इज नो. इन दिस केस जो हमारा पीएक्स है यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अब वो क्या होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी. इसका मतलब ओन प्राइस चेंज नहीं होने वाला है. बाकी के फैक्टर्स यानी कि अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू हैव द मूवमेंट. यानी कि अब जो डिमांड कर्व में चेंजेस आएंगे वो किसी भी चीज की वजह से आ सकते हैं. आपके रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से आ सकते हैं. रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हो गया, लाइक जो आपका सब्सटीट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो रही है. हो सकता है कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, या हो सकता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का बदल चुका है ड्यू टू व्हाट, द चेंज इज कमिंग, राइट. तो इस बार जो चेंज का फैक्टर होगा या डिमांड के बढ़ने और घटने का फैक्टर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा फैक्टर जो, वो प्राइस नहीं होगा. इस बार जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी सोली अदर फैक्टर्स. अब इस केस में प्राइस विल प्ले अ जीरो रोल. जीरो रोल मीन्स प्राइस का इस केस में कोई भी रोल नहीं होगा, राइट. सो लेट्स सी कि ये इंक्रीज और डिक्रीज जिसमें हम ये कह रहे हैं कि बाकी के फैक्टर्स की वजह से चेंज आने वाला है, प्राइस की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा. यानी कि अदर फैक्टर्स लाइक इनकम का हो गया, आपका एक्सपेक्टेशन प्राइस राइज हो गया, फ्यूचर में कोई प्राइस में चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज इंक्रीज. इन केस ऑफ दिस द ओन प्राइस मीन्स पीएक्स. जिस पीएक्स की हम लोग बात कर रहे थे ना, तो वो पीएक्स यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा. एंड अदर फैक्टर रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द
क्वांटिटी डिमांडेड, तो इंक्रीज जब होगा तो यानी कि क्वांटिटी इस टाइम पर इंक्रीज होगी, लेकिन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होंगे उसमें प्राइस नहीं होगा, क्योंकि प्राइस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड में जो प्राइस का फैक्टर लेके हम लोग चलते हैं वो प्राइस का फैक्टर यहाँ पे नहीं होगा, वो फिक्स्ड माना जाएगा। यानी कि प्राइस सेम ही है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है और घट भी रही है, ठीक है। फिर डिक्रीज के केस में क्या हो रहा है कि इसमें भी ओन प्राइस क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, लेकिन डिमांड घटेगी या कम हो जाएगी ड्यू टू व्हाट, डिक्रीज इन द डिमांड। क्यों होने वाला है, क्वांटिटी डिमांडेड या कम या ज्यादा किस वजह से होगी, बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज अदर फैक्टर्स विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट। अब इन दिस केस इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब इंक्रीज से ही पता है कि जो शिफ्ट होने वाला है वो राइट वर्ड ही होगा, ठीक। देखो कैसे, इफ यू विल सी इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पर जो प्राइस है कैसा है, क्या वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आंसर इज नो, प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस पहले भी 10 रुपए था और अभी भी 10 रुपए, लेकिन कमोडिटी कंजम्पशन में देखो इम्पैक्ट क्या है, कमोडिटी कंजम्पशन पहले 20 रुपए था फिर 30 रुपए हो गया, तो इट मीन्स या तो ये इनकम की वजह से मेरी शायद इनकम बढ़ गई होगी इसलिए मैंने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, हो सकता है मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया उसके वजह से मैंने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, तो द फैक्टर आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। अब ये देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है, पहले जो ग्राफ बना जो 10 पर 20 का कंजम्पशन हो रहा था यानी कि ये वाला, तो इस 10 से 20 का जो कंजम्पशन था उस पॉइंट पर दिस वाज द लाइन एंड दिस वाज द एरिया विच आई वाज कंज्यूमिंग। फिर सडनली क्या हुआ, प्राइस उतना ही रह गया, देखो प्राइस लाइन तो एक ही है, ये देखो प्राइस लाइन एक ही है, लेकिन अब क्वांटिटी कंजम्पशन देखो 20 से क्या हो गया 30 हो गया, इट मीन्स द डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग फ्रॉम D1 टू D2 एंड दैट इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। सो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से जो हमारा डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, ठीक है। सो आई होप इट इज clear to you. Now coming to the next slide where we are going to discuss about the decrease in the demand, यानी कि डिमांड में क्या हो जाएगी, अब कमी हो जाएगी। So let's see how it is going to decrease। अब इस केस में भी अगर if you will notice प्राइस क्या है, सेम है, प्राइस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उतने पे ही फिक्स्ड है, प्रिवेलिंग प्राइस ही है। लेकिन इस केस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड कम हो गई है, तो देखो प्राइस तो सेम ही था, लॉ ऑफ डिमांड कहता था ना कि प्राइस कम हो जाएगा तो ज्यादा कंज्यूम करो, प्राइस ज्यादा हो जाए तो कम कंज्यूम करो, लेकिन प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है और घट रही है। तो हाउ इट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग माइट बी बिकॉज ऑफ द इनकम, बिकॉज ऑफ द रिलेटेड गुड्स का प्राइस, बिकॉज ऑफ माइट बी एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर प्राइस राइज। सो इन सारे रीजंस की वजह से भी क्या हो सकता है, प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है, अब देखो इस केस में सेम प्राइस पर डिमांड घट रही है, ठीक। पहले कितना था, पहले हम यहाँ तक कंज्यूम करते थे, D1 का यही है ना ग्राफ 30 यूनिट्स, और अब क्या हो गया है, अब हम सिर्फ इतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, 30 से किस पे शिफ्ट हो गए, 20 पे शिफ्ट हो गए। सो इट मीन्स इट्स अ बैकवर्ड शिफ्ट और आई कैन से लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इन केस ऑफ द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट के केस में अदर फैक्टर्स मूव होंगे, प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड इन केस ऑफ मूवमेंट प्राइस मूव करेगा और अदर फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। फिर मूवमेंट के कितने टाइप्स हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और हमारे जो शिफ्ट है उसके कितने टाइप्स हैं, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ अभी जो हमने बोला ना कि किन किन चीजों की वजह से प्राइस में चेंजेस हो सकता है, एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस को अगर हटा दिया जाए तो और जो बाकी के फैक्टर्स हैं, लाइक हमने अभी यहाँ पे लिया है रिलेटेड गुड्स का प्राइस यानी कि सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस, तो देखो कैसे चेंज होती है डिमांड, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से चेंज हो रही है तो हाउ इट इज गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पे दो गुड्स की बात की जा रही है, एक टी है दूसरा कॉफी है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, बहुत ही अच्छे सब्सटीट्यूट है, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अब देखो प्राइस जो बढ़ा, किसका बढ़ा, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया। तो सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या है, दो गुड्स हमने यहाँ पे लिए, एक टी है और एक क्या है, कॉफी है। अगर हम टी और कॉफी की बात करें तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं आसानी से, अगर टी नहीं है तो कॉफी का यूज कर लो, कॉफी नहीं है तो टी का यूज कर लो। तो यहाँ पे हम जो मेन गुड लेकर चल रहे हैं वो टी होगा, ठीक है, और उसका सब्सटीट्यूट क्या है, कॉफी है। तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी कि अगर सपोज सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़े या घटे तो उससे आपके मेन गुड यानी कि टी के डिमांड पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, हम ये स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, इफ यू विल सी हियर कि जो प्राइस है वो राइज हो रहा है कॉफी का। अब सोचो खुद से, हम टी की बात कर रहे हैं और कॉफी की बात कर रहे हैं, हम तो दोनों ही कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे टी भी पी लो चाहे कॉफी भी पी लो। लेकिन जब मैं एक दिन मार्केट गई तो आई नोटिस्ड कि जो कॉफी का प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है,
इसका ये मतलब है कि मुझे अल्टीमेटली अब मुझे कॉफ़ी को कंज्यूम करना कम करना पड़ेगा और टी की कमोडिटी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, अब ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो टी का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं, कॉफ़ी को कोई खरीदेगा नहीं, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, लोग क्या खरीदने लग जाएंगे, टी को खरीदने लग जाएंगे। तो देखो यहाँ पे यही हो रहा है कि पहले जो डिमांड थी टी की वो सिर्फ D1 तक ही थी, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा सब्सटीट्यूट गुड्स का तो इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। सो दिस इज व्हाट द थिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब इन दिस केस इफ यू सी इट इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी कि जो सब्सटीट्यूट गुड है अगर उसके प्राइस में कमी हो जाए तो उससे हमारे मेन गुड पे क्या असर पड़ने वाला है। तो हमारा मेन गुड क्या है, द मेन गुड विच वी हैव दैट इज कॉफी की टी, टी, ठीक है। तो टी की डिमांड पे कैसा असर पड़ेगा अगर कॉफी का प्राइस कम हो गया। अब खुद से सोचो, कॉफी का प्राइस कम हो जाएगा, टी से भी कम हो रहा है, तो क्या आप चाय पियोगे फिर, नहीं ना, कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाओगे, भाई सस्ती मिल रही है। तो दैट इज व्हाट द थिंग कि अगर फॉल हो जाए प्राइस कॉफी का तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, टी को कम कंज्यूम करेंगे। तो देखो डिमांड कब कहाँ शिफ्ट हो गया, ये D1 था, अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और हो जाएगा D2, ठीक है। सो D1 टू D2 बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हाट, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स तो हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जैसे कि मैंने ये पेन ली हुई है, इस पेन का एक तो कवर हो गया और इसके अंदर हो गई एक रिफिल, ठीक है। तो ये पेन और इसके अंदर वाली रिफिल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर एक हुआ और दूसरा नहीं तो काम नहीं चल पाएगा, लाइक कार एंड पेट्रोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने जो एग्जाम्पल लिया है, इन दिस एग्जाम्पल आई हैव अ कार एंड पेट्रोल आई हैव टेकन, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब इनका अगर प्राइस बढ़ता और घटता है तो कार के प्राइस पे कैसा असर पड़ेगा, यानी कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो क्या आप कार ज्यादा कंज्यूम करोगे, डेफिनेटली नहीं, लोग कार को खरीदना कम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार को हम मेन गुड रख रहे हैं और पेट्रोल उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर सपोज राइज हो जाए किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में, एंड दैट इज पेट्रोल, तो अगर पेट्रोल का प्राइस राइज होगा तो डेफिनेटली जो कार्स की डिमांड है, देखो पहले D1 थी, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे कार्स को, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज अगर हो जाए, डिक्रीज किस में हो जाए, पेट्रोल का प्राइस सडनली इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि लोग सभी कार खरीदने पहुंच जाएंगे, है ना। सबको लगेगा अरे यार पेट्रोल का प्राइस तो बहुत कम हो गया है, आराम से अब हम किसी भी एक लॉन्ग डिस्टेंस पे आराम से ट्रैवल कर सकते, बस एक टाइम का वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही तो है, राइट। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज कि अगर प्राइस कम हो गया पेट्रोल का तो अब लोग, पहले D1 यहाँ पे था, अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होकर के D2 पहुंच जाएगा। लोग ज्यादा से ज्यादा कार की जो डिमांड है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये भी सबको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्या है हमारे पास। अब हमें देखना है रिलेशनशिप किसके बीच का, इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है। तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम इनकम की बात करें और डिमांड की, तो अगर आपकी इनकम बढ़े तो आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, डेफिनेटली ज्यादा इनकम है ज्यादा खाओ, कम इनकम भाई थोड़े में काम चलाओ। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी क्या हम सही हैं। अच्छा, तो अब ये डिपेंड किस पे करेगा, यानी कि आपकी जो इनकम और डिमांड का जो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वो दो तरह के गुड्स के केसेस में होगा। एक तो भाई हो गया नॉर्मल गुड्स, ठीक है, दूसरा क्या होगा, चीप गुड्स, जिसको हम कहते हैं गिफन गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो प्राइस यानी कि जो इनकम है और जो डिमांड है उसके बीच का रिलेशनशिप क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दीज आर दोज गुड्स वेयर द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज एज द इनकम ऑफ द बायर इंक्रीजेज। तो नॉर्मल गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, तो नॉर्मल गुड्स नॉर्मली ऐसे गुड्स होते हैं जिनका अगर सपोज जो हमारा कंज्यूमर है ना, अगर उसकी इनकम जो है अगर वो बढ़ जाए, ठीक, तो इस केस में जो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन है वो भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ना कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों क्यों पॉजिटिव है भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर इनकम बढ़ रही है तो ज्यादा कंज्यूम,
इनकम कम हो रही है तो कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिमांड इंक्रीजेज, वाई द डिमांड इज इंक्रीजिंग ऑफ सच टाइप ऑफ गुड, क्योंकि कंज्यूमर की क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है। फिर देर इज अ पॉजिटिव, कौन सा रिलेशनशिप है, देखो लिखा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स और उनकी डिमांड में, या हम कह सकते हैं इनकम और नॉर्मल गुड्स की डिमांड में जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव का होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ने लगेगा। सो दैट इज वॉट इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। याद रखना, नॉर्मल गुड्स के केस में ही। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है और क्या हम इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इफ यू विल सी, हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले जो बेस डिमांड कर्व की बात करें तो हमारा D1 क्या है, ये बेस डिमांड कर्व होगा। देखो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये बेस डिमांड कर्व है। अब ये D1 से एक, या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या तो फिर ये लेफ्टवर्ड। जब ये राइटवर्ड होगा यानी कि A से कहाँ पहुंचेगा, B पे, तो इसका ये मतलब हुआ है कि इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रही है, आपकी इनकम बढ़ी है, इसीलिए आप A से B में शिफ्ट किए। लेकिन अगर आप A से C साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आपकी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। एंड दैट इज व्हाट द रीजन कि अब आप कम कंज्यूम कर रहे हो। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि जब हम बात करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इनकम की, यानी कि अगर इनकम आपकी बढ़ रही है या घट रही है, तो उस केस में अगर इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली आप किस साइड शिफ्ट कर जाओगे, राइट पर शिफ्ट करोगे। जैसे कि आपका ये ग्राफ बता रहा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपने ए से बी में शिफ्ट कर लिया, और जब आपकी इनकम कम हुई तो आप ए से सी की साइड पे शिफ्ट करिए। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास, इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स मैंने अभी बोला है, ऐसे भी गुड्स होते हैं जो कि चीप होते हैं, सस्ते होते हैं बहुत ही। ठीक है, दीज आर दोज गुड्स जिनकी डिमांड डिक्रीजेज एज द इनकम ऑफ द बायर राइजेज। तो इस केस में जो रिलेशनशिप है किसके बीच का, देखो किसके बीच का रिलेशनशिप हम बता रहे हैं, हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं और डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में देखो ये बोल रहा है कि इन्फीरियर गुड्स यानी कि जो सस्ती क्वालिटी के सामान होते हैं। अब खुद से सोचो, मेरी इनकम अगर सडनली 100 रुपए से 1000 रुपए हो जाए तो हम क्यों खरीदेंगे भाई सस्ता मस्ता सामान, हम तो फिर अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदने की कोशिश करेंगे ना। हम भी तो, आई विल ऑल्सो ट्राई टू जस्ट अपग्रेड माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो दैट इज वॉट द थिंग कि इन सच केसेस इनकम का डिमांड के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा, इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होगा। इस केस में अगर डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब आपकी इनकम कम हो गई है, और अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो इस केस में आपका डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सस्ते सामान आप इनकम बढ़ने पर नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, that there is an inverse or negative relationship between the income and the demand for inferior goods। नॉर्मल गुड्स में हमने क्या देखा कि इनकम और डिमांड जो होती है नॉर्मल गुड्स की, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होता है कि अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब आप कम खरीदोगे तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड ज्यादा। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, या तो नेगेटिव कह लो या फिर इनवर्स कह लो। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसी को हम ग्राफ के या फिर हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। दैट अगर सपोज जो बेस है आपका, बेस इज ए। ठीक, अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ए से बी में शिफ्ट कर रहे हो तो अब इस टाइम में इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आप ए से बी शिफ्ट कर रहे हो यानी कि बढ़ा रहे हो कंजम्पशन अपना, D1 से D2 हो रहा है ना, तो डिमांड बढ़ रही है। राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड हमेशा बढ़ेगी। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब इनकम क्या है, कम है। और अगर आप ए से सी में शिफ्ट कर रहे हो तो डिमांड क्या हो रही है, देखो लेफ्ट हो रही है, इसका मतलब कम हो रही है। तो इस केस में आपकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई है, इसलिए आप कम कंज्यूम कर रहे हो। ठीक, so thank you so much for today's class, and we'll be meeting soon, very soon, with the new class, and again some more important topics. So till then, just take care of yourself and do subscribe to the channel if you are new to the channel, and also share it as more as possible, because sharing is caring. Thank you so much for joining the channel. Anomics Hub. Poonam Singh signing off.